नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य फर्स्ट। मैं हूं आपके साथ स्वर्णिमा, मेरे साथ है मेरी साथी अंजलि। आज के इस कार्यक्रम मीडिया स्कैन में मैं आप सबका बेहद स्वागत करती हूं। इस कार्यक्रम में हम विभिन्न अखबारों का विश्लेषण करते हैं, उनकी खबरों का विश्लेषण करते हैं। हमारे पास है दैनिक जागरण, स्टार समाचार, पत्रिका और दैनिक भास्कर। तो हम हमारे कार्यक्रम की शुरुआत इन अखबारों के साथ करते हैं। सबसे पहले हम विंध्य की खबरों का रुख करेंगे। जी, हमारी जो विंध्य पे पहली खबर है वो रीवा की है। रीवा पे है, दैनिक भास्कर के रीवा नगर पेज पे है कि 12 घंटे विलंब से पहुंची कमलापति स्टेशन स्पेशल रीवा अंबेडकर नगर, 2 घंटे रीशेड्यूल। स्पेशल जो साप्ताहिक ट्रेनों का जो हाल है वो बुरा है। समय से नहीं पहुंच रही ट्रेनें, जो ट्रेनें हैं चाहे वो रेगुलर बेस पे हो या तो साप्ताहिक ट्रेन हो, कोई भी समय पर नहीं पहुंच रही हैं, जिससे यात्री काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। रीवा आने वाली स्पेशल ट्रेन और साप्ताहिक ट्रेन दोनों का बुरा हाल है। यह ट्रेन समय से ना आती हैं और ना ही समय से जाती हैं, तो इसके लिए यात्री इतने ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनको कहीं भी जाना है तो 2 दिन पहले ही उन्हें निकलना पड़ता है। 12 घंटे की लेट हो जाती है ये ट्रेन। तो बताया जा रहा कि जो ये ट्रेनें हैं इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा यात्रियों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि यात्री 2 घंटे के अतिरिक्त रूप से प्लेटफॉर्म पे बैठे रहते हैं, फिर भी ट्रेन नहीं आती। और बताया जा रहा कि कमलापति रीवा स्पेशल ट्रेन के रीवा पहुंचने का समय सुबह 7:20 यानी 7:20 से है, लेकिन यह ट्रेन रविवार को शाम 7:17 पर रीवा रेलवे स्टेशन पहुंची। ऐसा मतलब कहा जा रहा कि सुबह 7 बजे का टाइम है, लेकिन वो रात के 7 बजे पहुंच रही है। तो ये एक तरह से बड़ा वो है कि हमारे रीवा पे ट्रेनों का कोई समय नहीं फिक्स हो रहा है। बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की ओर। तो सिटी स्टार समाचार की ये खबर है, जिसमें बताया जा रहा है कि अब कृषि कार्य में ड्रोन तकनीक का प्रयोग होगा। इसमें जो कृषि महाविद्यालय के अधिष्ठाता है डॉक्टर SK पयासी, इनके मार्गदर्शन और केंद्र के जो प्रमुख हैं, नाम है इनका डॉक्टर AK पाठक, इनके दिशा निर्देशन में जो नोडल अधिकारी अखिलेश पटेल हैं कृषि विज्ञान केंद्र ने, इन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक खेती के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। अभी जो मॉडर्न एग्रीकल्चर की पद्धति चालू हुई है उसमें टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है उसका ही एक मुख्य आयाम है ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल करना। और इसमें कीटनाशकों और तरल उर्वरकों को फसलों पर 10 मिनट में 1 एकड़ क्षेत्र में छिड़काव आसानी से किया जा सकता है ड्रोन की मदद से। तो इस तरह से समय और पानी की बचत के साथ साथ छिड़काव से होने वाले जो आदमियों पर, इंसानों पर जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं, जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं, उससे भी बचा जा सकता है। आपको बता दें कि इसका प्रदर्शन जो हुआ, इस प्रदर्शन में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा महाविद्यालय प्रक्षेत्र के साथ साथ रीवा के विभिन्न गांव जैसे सोनावरा, ब्यौहारी और सुरसा, उमरी और जुड़मनिया में धान, अरहर, सोयाबीन की फसलों में कीटनाशी का छिड़काव करके जो किसान हैं और छात्रों के बीच इसका प्रदर्शन किया गया, उनको एक डेमो दिखाया गया। साथ ही में ये जो कार्यक्रम था, इस अवसर पर केंद्र के प्रमुख डॉक्टर AK पांडे और जो साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं जैसे कि डॉक्टर BK तिवारी, अखिलेश कुमार, स्मिता सिंह एवं मंजू शुक्ला उपस्थित रहे। जी, ये पत्रिका में भी ये खबर है कि जो पत्रिका पे लास्ट पेज होता है माय सिटी करके, उसमें भी है कि ड्रोन तकनीकी से कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव किया जाएगा। जी, तो कृषि के क्षेत्र में ये एक उपलब्धि की तरह देखा जा सकता है, बड़ी पहल मानी जा रही है। बिल्कुल। अब हम अपनी अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। तो अगली खबर हमारी रोड एक्सीडेंट को लेकर है, जो रीवा दैनिक भास्कर की रीवा नगर पेज पर है कि रफ्तार का कहर, कार ने स्कूली छात्र की ली जान, महिला को ट्रक से कुचला, ऑटो की ठोकर से बाइक सवार की मौत। मतलब अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने बताया था कि एक बस की चपेट में आने से महिला के दोनों पैर अलग हो गए थे शरीर से, और आज बताया जा रहा कि स्कूली छात्र की जान ले ली गई। वहीं एक ऑटो चालक जो था उसकी ठोकर लगने से भी मौत हो गई। मतलब 2 लोगों की कल मौत बताई जा रही है। तो वाहनों की जो बेलगाम रफ्तार है उसके चलते आए दिन एक्सीडेंट का कहर टूट रहा है।
ये घटना जो है वो रविवार की सुबह जो बताया जा रहा कि शहरी क्षेत्र में हुए 2 सड़क हादसों में स्कूली छात्र सहित एक महिला की मौत हो गई। मतलब कल का ये बताया जा रहा है एक्सीडेंट जो है वो कल का है। शहरी क्षेत्र में 2 घटनाएं नहीं, तीसरी घटना चाकघाट में भी हुई है, यानी रीवा जिले पे ही एक चाकघाट थाना क्षेत्र है, वहाँ भी एक घटना हुई है जिसमें बताया जा रहा कि गाय हाँकने निकली महिला की मौत और बाइक सवार युवक की मौत, वहीं साइकिल सवार स्कूली छात्र की मौत। कल यानी रविवार का दिन मातम भरा रहा, जो सड़क की वजह से एक भयानक हादसे हुए हैं। अभी सड़क की खबरें तो हम लोग आए दिन पढ़ते रहते हैं कि यहाँ की सड़कें ऐसी हैं, तो इन सड़कों की वजह से आज इस तरह के एक्सीडेंट या तो वाहन की बेलगाम रफ्तार की वजह से एक बड़े हादसे होते जा रहे हैं। जी, अब हम रुख करते हैं दूसरी खबर का। ये इसी तरह की एक खबर है कि किस तरह से जो वाहनों की लापरवाही का आलम है, उस वजह से कितनी बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। हमने जिस तरह से पढ़ा कि किस तरह की स्थिति बनी हुई है, वहीं स्टार समाचार के 3rd पेज के आखिर में ये खबर दी हुई है कि किस तरह से ऑटो में ठूस कर सवारियां भरी जा रही हैं और साथ ही में किराया भी जो है वो मनमर्जी तरीके से वसूला जा रहा है। आपको बता दें कि यात्री जो हैं वो जेब कतरे से भी बहुत ज़्यादा परेशान है। कोविड समय के बाद ही ये हिदायत दी गई थी कि किसी भी तरह की ओवरलोडिंग नहीं की जाएगी, ऑटो चालकों को अब 3 सवारी ही बैठानी है, लेकिन किसी भी तरह की यहाँ पे हिदायत नहीं बरती जा रही है। ऑटो चालक सुन नहीं रहे हैं। अगर हम देखें तो पहले ही नज़ारे में हमें ऐसा लगता है कि ये किस तरह की स्थिति है कि किसी की भी जान जा सकती है। और आपको बता दें कि वो किराया भी मनमाने तरीके से ले रहे हैं। आदेश था लेकिन उसके बाद भी कोई भी नकेल नहीं साधी जा रही है। साथ ही में नियम की अगर हम बात करें तो अखबार में दिया हुआ है कि ऑटो में 3 सवारियों को ही बैठाए जाने का नियम है, कंडक्टर नहीं होना चाहिए, और अगर ऑटो का उपयोग स्कूली वाहन के रूप में हो रहा है तो उसमें 12 साल से कम उम्र के 4 बच्चों को बैठाया जा सकता है। अगर बड़ा ऑटो है तो उसमें 4 सवारियों का नियम है। बड़े ऑटो में 12 साल से कम उम्र के 6 बच्चों को बैठाया जा सकता है, लेकिन इन नियमों की पूरी तरह से अवहेलना हो रही है। साथ ही इसका फ़ायदा जेब कतरे उठाते हैं, भीड़ में वो लोगों की जेबें काट देते हैं। साथ में अभिभावकों की भी अपनी मजबूरी है, क्षमता से कई गुना विद्यार्थियों को ऑटो में बैठाए जाने का विरोध वो खुद भी नहीं करते हैं, जिस वजह से परेशानी बनी हुई है। जी, वहीं एक सतना से खबर है कि जो अभी हम सड़कों का बताएं, वहीं पे सड़कों को लेकर ही खबर है सतना के मध्य प्रदेश पेज को हम ये बोल सकते हैं। तो इसमें है कि सांसों को तकलीफ दे रही धूल, कटनी जबलपुर ग्वालियर की हालात भी खराब। मतलब जो कटनी जबलपुर की तो हालात खराब है ही, लेकिन जो हमारा सतना है, विंध्य क्षेत्र का सतना जिला, वो जर्जर खस्ता हाल सड़कें और अधूरे निर्माण बने मुसीबत। सतना की हवा सबसे अधिक प्रदूषित बताई जा रही है कि जो सतना की हवा है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। इसमें जो पत्रिका में ये एक पड़ताल किया गया है कि प्रदेश में जो सबसे जर्जर और खस्ता हाल सड़कों में सतना का भी नाम आ रहा है। यहाँ कहा जा रहा है कि सतना में 193 एक्यूआन के साथ प्रदेश में सबसे ज़्यादा दूषित हवा बहती है। जो सतना जिला है वो दूषित के नाम पर सबसे आगे, वहाँ की जो हवा है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित है। तो ये सड़क की एक खबर थी जिससे काफ़ी ज़्यादा बीमारियां भी हो रही हैं। बढ़ते हैं हम हमारी अगली खबर की ओर। तो ये ग्रामीण श्रमिकों के साथ जो एक तरह का अन्याय और छल हो रहा है, उसको लेकर स्टार समाचार के 4थे पन्ने पर सिटी आसपास स्टार में खबर छापी गई है, जिसमें नई गढ़ी की ये खबर है। इसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से जो सरकारी योजनाएं हैं वो बना तो दी गई हैं, लेकिन ये महज कागज़ों में रह गई हैं और ज़मीनी स्तर पर इसका श्रमिकों को कोई भी फ़ायदा नहीं मिल रहा है। आपको बता दें कि इसमें लिखा गया है कि शासन द्वारा संचालित होने वाली सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ना तो शासन और गंभीरता बरत रहा है, ना ही प्रशासनिक स्तर पर कोई भी गंभीरता बरती जा रही है, जिस वजह से इसका नतीजा ये निकल रहा है कि योजनाएं जो हैं उसमें करोड़ों रुपए का बंदरबाट तो हो गया, लेकिन लोगों को उससे कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। साथ ही में आपको बता दें कि कागज़ों में योजनाएं दिखाया जा रहा है कि ये योजनाएं निरंतर चल रही हैं, लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है।
और योजनाओं का जो लाभ है वो महज खाना पूर्ति तक सिमट गया है, जिस वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी हम बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। तो दैनिक जागरण में हम इस दो खबरें हैं, दो और अन्य अखबारों में भी हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ खबरें हैं। जी आपको बता दें, इसमें स्वास्थ्य की जो बदहाली है रीवा जागरण में दिया गया है। तो सबसे पहले जो SGMH हमारा संजय गांधी अस्पताल है, उसमें बताया जा रहा है कि किस तरह से लगातार लापरवाही हो रही है। हमने बीते दिनों भी संजय गांधी अस्पताल में अन्य तरह की लापरवाहियों को देखा, किस तरह से जो इकलौते एक नेफ्रोलॉजिस्ट थे वो भी 6 डॉक्टरों के इस्तीफे के बाद उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, जिससे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हॉस्पिटल में मरीजों को करना पड़ रहा है। वहीं जिले का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद, विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा अस्पताल होने के बावजूद यहाँ पर स्ट्रेचर, खून से लथपथ स्ट्रेचर मरीजों को दिए जा रहे हैं। अब समस्या ये है कि इमरजेंसी की हालत में ऐसे स्ट्रेचर का इस्तेमाल उन्हें करना पड़ रहा है, लेकिन इस वजह से इन्फेक्शन का खतरा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब लोगों में नई नई तरीके की बीमारियां होने लगी हैं। साथ ही में कर्मचारी जो हैं वो पेशेंट्स के साथ और उनके परिवारजनों के साथ बदसलूकी भी करते हैं। तो ये लापरवाही की खबर आ रही है। साथ ही में यहीं रीवा जागरण के फ्रंट पेज में एक खबर दी हुई है कि किस तरह से लाखों रुपए लगाकर खरीदी गई जो एक्सरे मशीन्स हैं, अब वो ऐसे ही पड़ी हुई हैं, वो कबाड़ होती जा रही हैं। 44 लाख में मशीनें खरीदी गई थी ताकि गांव के जो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ के लोगों को परेशानी ना हो, क्योंकि एक्सरे जब भी उन्हें करवाना होता है तो उन्हें शहर का रुख करना पड़ता है। इसके लिए एक्सरे मशीन्स खरीदी गई, लेकिन वो कबाड़ में पड़ी हुई हैं, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। आपको बता दें कि ग्रामीण अंचल में 44 लाख रुपए खर्च किए गए थे। तत्कालीन जो CMHO हैं डॉक्टर BL मिश्रा, इनके द्वारा त्योथर, चाकघाट, मऊगंज और सिरमौर को ये दिया गया था, लेकिन कई जगहों पर ये मशीनें इंस्टॉल ही नहीं हुई, ये शुरू ही नहीं हुई। तो ग्रामीण अंचल के मरीज अभी भी एक्सरे करवाने के लिए भटक रहे हैं। जी, वहीं हमारे इसी हेल्थ को लेकर ही रीवा पत्रिका का जो प्राइम पेज होता है उसमें दिया गया है कि सुपर स्पेशलिटी 3 दिन से मायूस होकर लौट रहे मरीज और परिजन। जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसमें 3 दिन से मरीज और मायूस होकर लौट रहे हैं। डायलिसिस की व्यवस्था बनाने में प्रबंधन नाकाम रहा। जो डायलिसिस की व्यवस्था होती है उसको प्रबंधन नहीं बना पा रहा, इसमें लगातार नाकामी मिलती आ रही है। तो बताया जा रहा है कि एक जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है उसमें डायलिसिस की सुविधा जो है लगभग बंद ही हो गई है। इसके चलते मरीज 2-3 दिन से लगातार लौट रहे हैं। इनमें नेफ्रोलॉजी विभाग के इकलौते विशेषज्ञ डॉक्टर रोहन द्विवेदी ने के इस्तीफे के बाद 2-3 दिन में अस्पताल प्रबंधन की व्यवस्था बिल्कुल हिल सी गई है। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो इसकी वजह से जो हॉस्पिटल का प्रबंधन है वो पूरी तरह से डगमगा गया है। और बताया जा रहा है कि एक साथ संभालते थे वो 3 विभाग। जो डॉक्टर रोहन द्विवेदी थे वो एक साथ 3 विभाग संभालते थे। रोहन द्विवेदी जो हैं वो किडनी रोग विभाग के इकलौते चिकित्सक थे और एक साथ 3 विभाग संभालते थे। इनमें से ICU वार्ड के साथ डायलिसिस की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर रहती थी। और बताया जा रहा है कि डॉक्टर द्विवेदी रात में भी आकर डायलिसिस करने से कभी नहीं मुकरे, वो हमेशा डायलिसिस के लिए आते थे। और इसमें कहा जा रहा है कि उनको मतलब जब भी मरीजों के पास संकट होते थे तो डॉक्टर रोहन द्विवेदी हॉस्पिटल में तैनात रहते थे। लेकिन उनके इस्तीफे के बाद सुपर स्पेशलिटी की जो हालत है वो पूरी तरह से डामाडोल हो गई है। वहीं एक दैनिक भास्कर के रीवा फ्रंट पेज पे है कि SGMH में बेसहारा विक्षिप्तों की बढ़ रही संख्या। जो SGMH हॉस्पिटल है विंध्य की एक सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, तो यहाँ रीवा से नहीं बल्कि 6-7 जो विंध्य के 9 ज़िले हैं उन तरह तरह के मरीज यहाँ पे रहते हैं। तो इसमें बताया जा रहा कि विक्षिप्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे
कौन लेगा इनकी सुध? मरीज और अटेंडर हो रहे परेशान, कोई देखने वाला नहीं। जो मरीज और अटेंडर्स हैं वो परेशान हो रहे हैं, इनको कोई देखने वाला ही नहीं है। कहा जा रहा कि इसमें मतलब आए दिन जो एम्बुलेंस होते हैं वो इनको मरीजों को, विक्षिप्तों को लाकर हॉस्पिटल में छोड़ देते हैं और फिर वो विक्षिप्त जो हैं वो दर दर, कभी तो कहा जा रहा कि कोई तो बिना वस्त्र के पड़े रहते हैं, तो कोई मलमूत्र त्यागे हुए पड़े रहते हैं। मतलब उनकी ये हालत रहती है कि उन्हें कोई सुध रहती नहीं है। और इसमें कहा जा रहा कि भोजन तो मिल जाता है लेकिन उनकी सुध कौन करे, कौन उनकी देखभाल करे? तो ये एक बड़ा सवाल है कि एसजीएमएच में विक्षिप्तों की भी लगातार संख्या बढ़ रही है। ये थी हमारी हेल्थ की खबरें। बिजली की जी, हमारी उसकी बात कर अगली लेते हैं। खबर हमारी बिजली की है। तो बिजली की समस्या को लेकर हम लोग रोज खबरें आपके साथ चर्चा करते हैं। जो बिजली की समस्या है वो एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। हमारे किसान हैं जो, वो बिजली से काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जहां बारिश का मौसम है लेकिन उसके बाद भी बारिश नहीं हो रही है, तो किसानों को एक तो पानी की ज़रूरत है, उन्हें बिजली भी नहीं मिल रही उचित ढंग से, तो उनको इतनी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। वहीं बिजली की समस्या में गांव-गांव के लोग आए दिन अपना जो धरना प्रदर्शन है वो उग्र रूप से कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रशासन किसी तरह से सुनवाई नहीं कर रहा। तो ये पत्रिका के रीवा एरिया पेज पे है कि चेतावनी दे रहा कि 2-3 दिन के अंदर नहीं बदले गए तो विद्युत केंद्र का होगा घेराव। मतलब वो लोग चेतावनी दे रहे हैं, गांव की जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो पूरी तरह से चेतावनी दे रहे हैं कि अगर 2-3 दिन के अंदर नहीं बदले गए ट्रांसफार्मर तो हम पूरे विद्युत केंद्र का घेराव करेंगे। महीनों से जले ट्रांसफार्मर, सूख रही फसलें, जो ये बताया जा रहा कि महीनों से ट्रांसफार्मर जले हैं लेकिन अभी तक उन पर कोई भी सुध नहीं ली गई है। ये खबर है नौवस्ता यानी रीवा जिले के नौवस्ता से ही है। विद्युत केंद्र चोराहटा के अंतर्गत मध्यपुर गांव के 4 ट्रांसफार्मर महीनों से जले हुए हैं, जिनके बारे में विभाग को कई बार जानकारी दी गई लेकिन सुधार नहीं कराया जा रहा है, जिससे किसानों की धान की फसल सूख रही है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि 2-3 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए तो विद्युत केंद्र का घेराव होगा। वही कहा जा, ये पत्रिका में है, दैनिक भास्कर में भी इस खबर को दर्शाया गया है कि जो गांव के ट्रांसफार्मर हैं वो एक नहीं बल्कि 3-4 ट्रांसफार्मर जले हुए हैं। वहाँ एक ट्रांसफार्मर है जो 25 केवी की बिजली से बना हुआ है लेकिन वो भी एक फेस जला हुआ है। तो एक तरह से किसानों को घर में उजियारा तो कैसे भी हो रहा है लेकिन जो फसल है उनकी वो पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो ये हमारे बिजली की समस्या थी जो दैनिक भास्कर और पत्रिका के रीवा एरिया पेज पे दर्शाई गई थी। अब हम रुख करते हैं हमारी राज्य स्तरीय खबरों की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरह से गृह मंत्री ने, जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने दतिया में जाकर लोगों की बातें सुनी और साथ ही में कहा कि जल्द ही बनेगी सड़क और बिजली की समस्या का भी हल होगा। हमने अभी ही सड़क और बिजली की बातें की, तो इस तरह से जो उन्होंने बातें कही है उसको देख लेते हैं कि खबर में है क्या। खबर स्टार समाचार के फ्रंट पेज में ये, जिसमें बताया गया है कि प्रदेश के गृह मंत्री ने रविवार को वो दतिया पहुंचे और साथ ही में उन्होंने यूपी के डिप्टी सीएम और एमपी के गृह मंत्री निजी कॉलेज द्वारा आयोजित जो प्रबुद्ध जन की सम्मेलन था इसमें वो शामिल हुए, जिसके बाद उन्होंने लाइट की समस्या से जूझ रहे लोगों को सड़क और लाइट की सौगातें दी। उन्होंने कार्यक्रम के बाद नवीन कॉलोनी भी पहुंचे नरोत्तम मिश्रा, उसके जहां उन्होंने कॉलोनी वासियों की जो समस्या है उस पर ध्यान देते हुए उन्हें सड़क और लाइट की सौगात दी और साथ ही वे प्रशासनिक अधिकारियों को उनकी जो समस्याएं हैं, लोगों की समस्याएं हैं, उसका निवारण करने की हिदायत भी दी। आपको बता दें कि गृह मंत्री ने इन्होंने निर्देश जारी किया और 24 से ज़्यादा घर नवीन कॉलोनी में बस गए हैं, जहां ग्रामीण अंचल से आए लोग निवास करते हैं। तो नवीन कॉलोनी में लाइट और निकासी के साधन नहीं है, जिसको लेकर लोगों ने अपनी बात नरोत्तम मिश्रा के सामने रखी, जिसको लेते हुए ये उन्होंने बातें कही। वही बात कर लेते हैं हम हमारी अगली खबर का, जहां पे करनी सेना और पुलिस प्रशासन के बीच एक मुठभेड़ हो गया। करनी सेना हड़ताल पर थी, जिसको रोकने के लिए पुलिस ने काफ़ी बंदोबस्त किए और कई जो हैं हड़ताल कर्मी वो बैरिकेड्स तक लांघ गए। तो इसमें इनकी जो मांगे थी उसको लेकर इन्होंने अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर इन्होंने फिर से भोपाल में प्रदर्शन किया और सीएम हाउस की तरफ ये बढ़ रहे थे। रविवार को ये राजधानी के रातीबाड़ क्षेत्र में जुटे थे
और इन्होंने इसके बाद ये आंदोलन किया और साथ ही में इनको अरेस्ट किया गया। आपको बता दें कि जो करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनुराग प्रताप सिंह, इसके अलावा जो 100 कार्यकर्ता हैं इनको गिरफ्तार किया गया। आपको ये स्टार समाचार में कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि उनकी मेन मांगें क्या थी। आपको मांगों को बता दें कि जो इनकी मांगें हैं वो ये हैं कि भाजपा और कांग्रेस प्रदेश में 15% जनसंख्या वाले राजपूत समाज को 50-50 सीटें देने की घोषणा करे। एट्रोसिटी एक्ट, जो एट्रोसिटी एक्ट है, उसका दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए जाएं। ऐसे केस में जांच के बाद ही गिरफ्तारी होनी चाहिए। साथ ही में क्षत्रिय समाज के इतिहास से हो रही जो छेड़छाड़ है उसके खिलाफ एक संरक्षण कमेटी बनाए जाने की मांग भी इन लोगों ने रखी। और इन्होंने कहा कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ करने वालों पर आपराधिक मामला दर्ज हो, ऐसा कानून बने। ईडब्ल्यूएस आरक्षण में राजस्थान की तर्ज पर प्रमाण पत्र बनने में आय स्रोतों में तुरंत सरलीकरण लागू हो। पंचायत राज चुनाव में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हो। गरीब सवर्णों की लोकतांत्रिक व्यवस्था में भागीदारी बढ़े। राजस्थान में गुर्जरों के जो देवनारायण बोर्ड की तर्ज पर राजपूत के लिए 200 करोड़ के बजट के साथ महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की इन्होंने बात रखी। साथ ही में क्षत्रिय वीर योद्धाओं को आज की पीढ़ी से रूबरू कराने के लिए पैनोरमा निर्माण के लिए प्राधिकरण का गठन हो। फिल्म टीवी सीरियल में जो क्षत्रिय इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की चीज़ें हो रही हैं उसके खिलाफ सेंसर बोर्ड के अलावा इतिहासकारों की कमेटी का गठन हो। और जो आखिरी इनकी मांग है वो ये है कि लोकेंद्र सिंह कालाई की प्रतिमा भोपाल या इंदौर में स्थापित की जाए। जी, वहीं अब हमारी अगली खबर है प्रादेशिक खबरों में ही है कि जो वंदे भारत ट्रेन है वो विंध्य को सौगात जबलपुर भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस रीवा की तक बढ़ाई गई। और ये खबर है पत्रिका के एक तरह से फ्रंट पेज हम कह सकते हैं, ये पत्रिका का फ्रंट पेज ही है। 10 अक्टूबर से ट्रैक पर वंदे भारत ट्रेनें दौड़ेंगी। जो रीवा से दौड़ेगी वंदे भारत ट्रेन वो 7 घंटे में मुसाफिर पहुंच जाएंगे भोपाल। रीवा से 7 घंटे में भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन तक वंदे भारत का सफ़र रहेगा। आंकड़ों का कुछ हेरफेर है, जो दैनिक भास्कर में है वो 8 घंटे है और पत्रिका में 7 घंटे बता रहा है। तो ये कहा जा रहा है कि 4 माह के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार विंध्य को वंदे भारत ट्रेन का सौगात मिल ही गया। जो 4 महीने का एक लंबा अंतराल था उसके बाद जो हमारे रीवा को विंध्य को एक वंदे भारत की सौगात मिल गई है। नए जिले मैहर को बड़ा तोहफा। ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो मैहर में दिया गया है। नवरात्र के पहले ही नए जिले मैहर को बड़ा तोहफा मिला है। इसमें नवरात्र में मां शारदा के दर्शन को लेकर काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती है, यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस बार वंदे भारत ट्रेन की वजह से उनको सुगम हो जाएगा। तो ये बताया जा रहा है। इनमें हम टाइमिंग आपको बताते हैं कि ऐसे वंदे भारत की जो टाइमिंग रहेगी वो 20,174 से रीवा सुबह 5:30 बजे छूटकर 6:15 पर सतना, 6:45 पर मैहर और 7:45 पर कटनी, 8:45 पर जबलपुर, 9:50 पर नरसिंहपुर और 10:50 पर पिपरिया, 10:50 से लेकर इटारसी और 12:18 तक नर्मदापुरम और 1:30 में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर पहुंचेगी। तो ये टाइमिंग फिर उधर से जब छूटेगी तो दोपहर कमलापति रेलवे स्टेशन से 3:30 बजे दोपहर छूटकर 4:15 बजे नर्मदापुरम और 4:45 तक वहाँ से इटारसी और 5:38 तक पिपरिया, 6:38 तक नरसिंहपुर और 8 बजे रात जबलपुर, 9:20 में कटनी और 10:10 पर मैहर और 10:37 पर सतना, जबकि 11:30 बजे रीवा पहुँचेगी। ये है वंदे भारत ट्रेन की टाइमिंग। अब हमारी आज जो मेन खबर बोल रहे हैं हम कि चुनाव को लेकर एक राजनीतिक खबर, पत्रिका ने अपने एक पूरे पेज पर मध्य प्रदेश महा मुकाबला करके एक वो बनाया है, पूरा एक चुनाव की रणनीति बनाई है जिसमें मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 को पूरा कवरेज किया गया है। तो इसमें हम पहले रुख करते हैं कांग्रेस का प्रदेश में मिली जीत तो जनसंघ का मालवा, हिंदू महासभा को चंबल, ग्वालियर, प्रजा समाजवादी पार्टी को विंध्य छत्तीसगढ़ में सफलता। जो ये चुनाव है वो पिछले कई दशकों का ले रहे हैं, आंकड़ा लिया है पत्रिका ने। वर्ष 1957 में हुए देश के पहले आम चुनाव के कई मायने खास थे।
तब कोई भी चुनावी मुद्दे नहीं हुआ करते थे। जो 1957 का चुनाव था उसमें कोई भी मुद्दा नहीं हुआ करता था, पूरा चुनाव राजनीति के जनाधार पर के बलबूते लड़ा जाता था। जो जनता का एक तरह से मत होता था उसके आधार पर चुनाव लड़ा जाता था। तो ये तब जनता ही परिणाम तय करती थी। अब तो चुनाव के मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं। जो राजनेता होते हैं वो मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ते हैं कि हमारा ये मुद्दा होगा चुनाव जीतने के लिए। तो ये हमारे गिरिजा शंकर जो है वो राजनीतिक विश्लेषण किए हैं कि उनमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिला था तो 6 से ज़्यादा विपक्षी दलों में उसने अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। जो कांग्रेस को 1957 के समय कांग्रेस का शासनकाल चल रहा था, वहाँ देश के आम चुनाव में कोई मुद्दे नहीं हुआ करते थे। जो पार्टियाँ होती थी, मैंने आपको जैसे बताया कि उनके बलबूते ही चुनाव लड़ा जाता था। इनमें कुछ बिंदुओं को दर्शाया गया है। जो गिरिजा शंकर ने ये अपना विश्लेषण किया है उसमें कहा जा रहा कि 69 विधानसभा सीटों पर 2 सदस्य चुनने का प्रावधान था और 218 सीटों पर 288 विधायक चुने गए थे। 232 सीटों के साथ कांग्रेस बहुमत में आई और 49.83% वोट कांग्रेस को मिले थे। कांग्रेस को सभी क्षेत्रों में सफलता मिली। जनसंघ का ज़्यादा से ज़्यादा जो सीट है वो मालवा अंचल से आई और 7 सीटें हिंद महासागर से आई। वहीं अब हम वर्तमान चुनाव की बात करते हैं तो वर्तमान चुनाव एक हमारा जो मध्य प्रदेश का चुनाव है वो नाम विधानसभा चुनाव है, लेकिन इस पर पूरी तरह से केंद्र तक यहाँ के चुनाव पर नज़र रखी जा रही है। तो केंद्र के पर नज़र के अनुसार हम बता रहे हैं कि पार्टी की रणनीति है कि ये नेता अपनी सीटों को जीतने के साथ आसपास का इलाका भी साधें, लेकिन हकीकत यह है कि कुछ दिग्गज अपनी सीटों पर ही जद्दोजहद में हैं। तो ये हमारे जो मध्य प्रदेश में है वो सीटों के बंटवारे को लेकर एक तरह से केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय स्तर तक के नेताओं को उतारा गया है, जिनमें 8 दिग्गज शामिल हैं। उनको एक तरह से चुनौतियों से भी उलझना पड़ेगा। तो भाजपा के 8 दिग्गज 8 चुनौतियों से उलझे। पहले में आते हैं नरेंद्र सिंह तोमर, जो हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। वो उनको एक तरह से पूरी तरह से चुनौतियों का सामना ही करना पड़ रहा कि जो सत्ता पे जीत का वो राज है वो एक चुनौतीपूर्ण होगा। राह आसान नहीं, गिरिराज जी जो कहते हैं कि उनका राह आसान नहीं है। सत्ता परिवर्तन में भाजपा में आए तो उपचुनाव कांग्रेस में रविंद्र सिंह जीते। तोमर को बलवीर व रविंद्र से निपटना होगा, बलवीर के कांग्रेस, मतलब इस तरह से उनका गिरिराज का जो विश्लेषण है वो कई जैसे कैलाश विजयवर्गीय को है कि बेहद मुश्किल वोट बैंक से बंधे हैं। जो उनकी मुश्किलें हैं वो बेहद बढ़ रही हैं। वहीं प्रहलाद पटेल को लेकर भी है। फग्गन सिंह कुलस्ते आदिवासी समुदाय के एक बड़ा नाम जो फग्गन सिंह कुलस्ते हैं वो केंद्रीय मंत्री भी हैं। वहीं राकेश सिंह और रीति पाठक, सांसद गणेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह, इस तरह के कई नेताओं का जो इसमें गिरिराज सिंह ने विश्लेषण किया है। और इसमें कहा जा रहा है कि भाजपा प्रत्याशी फीडबैक और सूची स्क्रूटनी तक चिंतन में है। वहीं कांग्रेस नवरात्रि के दौरान अपने जो शुभ कार्य का शुभारंभ करेगी। तो ये था हमारे पत्रिका के पॉलिटिकल बीट का जो गिरिराज शंकर अपने विश्लेषण किए थे, उसको हमने आप तक चर्चा की है। बढ़ते हैं राष्ट्रीय खबरों की तरफ। तो स्टार समाचार के फ्रंट पेज के साइड में ही जो प्रधानमंत्री हैं जो केरल के सीएम हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर एक बार फिर सत्ता में आएगी तो यह देश के लिए बेहद घातक है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, केरल के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आती है तो देश बड़े खतरे में पड़ जाएगा। इसके बाद उन्होंने कहा कि पछताने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में गाय जो एक समुदाय का खाने का एक भोजन है, उसको लेकर उन्हें देश के दुश्मन के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसके आधार पर सांप्रदायिक हिंसा हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार और संघ पर उन्होंने देश में विविधता को नष्ट कर इसे एक धर्म के लोगों का देश बनाने की कोशिश करने का आरोप भी लगाया। केरल के मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में देश के हर नागरिक को समान अधिकार है। वहीं हम बात कर लेते हैं सिक्किम की। तो जिस तरह से बादल फटने के बाद तीस्ता नदी में बाढ़ आई थी, इसमें एक बड़ा अपडेट आ रहा है जिसमें मरने वालों की तादाद 32 हुई है और सेना के इसमें 9 जवान भी शामिल हैं और 100 लोग अभी भी
लापता हैं। आपको बता दें कि बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने 41,870 लोगों को प्रभावित किया। सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अकॉर्डिंग देश के बाकी हिस्सों से कट चुके राज्य के कुछ इलाकों से 2563 लोगों को ये आंकड़े हैं बचाया गया है। एजेंसी के मुताबिक जो लापता लोगों की तलाश है वो अभी भी जारी है। पाक्योंग जिले के 78 लोग, गैंगटोक के 23, मंगन के 15 और नामची के 6 लोग अभी भी लापता हैं। आपको हम बता दें कि न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि मलबे से अब तक 9 सैनिकों समेत 32 शव बरामद किए गए हैं। अभी भी लापता लोगों की जो संख्या है वो 100 से अधिक है और इनकी तलाश जारी है, जबकि राज्य सरकार का कहना है कि इस बाढ़ के बाद से अब तक 142 लोग लापता हैं, जिनमें से 26 शव बरामद किए जा चुके हैं। खराब मौसम और लगातार बारिश के कारण नुकसान का जो सही आकलन है, जो सटीक आंकड़ा है, वो अभी तक पता नहीं चल पा रहा है। जी, वहीं अगली खबर हमारी है अक्षरधाम को लेकर। तो दुनिया का सबसे बड़ा और दूसरा, ये दैनिक भास्कर के देश विदेश के पेज पर है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव है। ये अमेरिका का अक्षरधाम मंदिर है, जो इसमें 10,000 मूर्तियाँ, 151 वाद्य यंत्र, 108 नृत्यों की झलक और 300 नदियों का जल है। ये जो अक्षरधाम मंदिर है उसमें 10,000 मूर्तियाँ हैं, 151 वाद्य यंत्र और 108 जो है नृत्यों का झलक है और 300 नदियों का जल लाया गया है इस मंदिर में। यहाँ का जो प्राण प्रतिष्ठा है वो कल यानी कि 10 अक्टूबर को होना है। तो ये यहाँ से जो पत्थर मूर्तियाँ लाई गई थी वो मुख्य रूप से राजस्थान में तरासे हुए, मतलब जो राजस्थान है वहाँ से दुनिया के कई सारे पत्थरों को तरासा गया, जिनमें 2 लाख टन घन फीट के पत्थर जो है वो राजस्थान से लाए गए। वहाँ तुर्की, ग्रीस, इटली, चीन समेत कई देशों के पत्थर का उपयोग किया गया। राजस्थान में भी तरासा गया। वहाँ जो न्यू जर्सी है वो राजस्थान में भी पत्थर तराशने के लिए गई, लेकिन कई देशों से इन पत्थरों को लाया गया और मूर्तियों का निर्माण किया गया। वहीं अगली खबर हमारी नेशनल खबर ही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद कारगिल में पहला स्थानीय चुनाव, नेका का 12, कांग्रेस का 9 सीटों पर कब्जा, भाजपा को सिर्फ 2 सीट। जो ये 370 धारा हटने के बाद जो कारगिल में पहला चुनाव है वो भास्कर के देश विदेश पेज पर ही है कि धारा 370 हटने के बाद जो पहला आम चुनाव है वो लद्दाख की पहाड़ियों पर विकास परिषद के कारगिल चुनाव में नेशनल कांग्रेस गठबंधन के बड़ी जीत हासिल की है। जो कांग्रेस गठबंधन है उसको एक बड़ी जीत हुई है, तो वहीं भाजपा को हार मिली है। ये थी हमारी नेशनल खबरें। रुख करते हैं हम हमारी अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। तो हमने जिस तरह से देखा कि हमास जो आतंकवादी संगठन है फिलिस्तीन का, उसने किस तरह से इजराइल पर एक बड़ा हमला किया रॉकेट से, बदले में इजराइल ने भी किया, लेकिन दोनों ही ओर से एक युद्ध की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर एक अपडेट है कि 600 से ज़्यादा इजरायलों की मौत की बात आ रही है। स्टार समाचार और जो हमारा अगला अखबार है दैनिक जागरण, उसमें भी और भास्कर में भी, हर बड़े अखबार में इस खबर को काफ़ी अच्छे तरीके से लिखा गया है। आपको बता दें कि अमेरिका के भी कई नागरिक लापता हैं और जो भारतीय विद्यार्थी हैं उन्हें सुरक्षित निकालने की बात कही गई है। एक टिप्पणी भी, त्वरित टिप्पणी साइड में दी गई है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो ये जंग हो रही है उसमें दुनिया 2 हिस्सों में बंट गई है। एक हिस्सा है इजराइल के साथ है, वहीं दूसरा हिस्सा जो है वो फिलिस्तीन को समर्थन दे रहा है। जैसे ईरान, तुर्की और पाकिस्तान, ये ऐसे देश हैं जो फिलिस्तीन के समर्थन में आ गए हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और भारत, हमारा रूस, ये पूरी तरीके से इजराइल के सपोर्ट में है और इन्होंने घटना की निंदा करी है। और कई जगहों पे देखा गया है, लंदन की सड़कों में किस तरह से जो फिलिस्तीन समर्थक है इन्होंने जश्न तक मनाया। ये एक बहुत ही बड़ा मानवीय तरीके का एक गलत मैसेज जाता है जिसको दिखाया गया। आपको बता दें कि अभी तक हमास ने 200 से ज़्यादा इजरायलों को बंदी बनाया है। कई जगह पर सोशल मीडिया पर भी ये वायरल हो रहा है कि किस तरह से औरतों को किडनैप किया जा रहा है, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें मार दिया गया, लेकिन उनकी कोई अभी तक पूछ परख नहीं ली जा रही है। आपको बता दें कि नुसरत भरूचा जो भारतीय बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक बड़ी अदाकारा हैं, वो भी इजराइल में फंसी हुई थी। कल उन्होंने वापसी करी है।
जी, ये पत्रिका में भी इस खबर को मुख्य रूप से दर्शाया गया है पत्रिका के फ्रंट पेज में। जी। अब हमारी इंटरनेशनल खबरों में भी एक खबर है कि अफगानिस्तान में 2000 से अधिक की मौत, सैकड़ों लोग मलबे में दबे हैं अभी भी। मतलब दैनिक भास्कर का ये फ्रंट पेज ही है। तो इसमें बताया जा रहा कि जो अफगानिस्तान पे भूकंप है, पिछले 2 दशकों में सबसे विनाशकारी भूकंप रहा। इसमें 1320 मकान पूरी तरह से नष्ट और 1240 जो लोग हैं वो घायल हैं। वहीं 2000 से अधिक लोगों के मौत की भी पुष्टि की जा रही है। सैकड़ों लोग अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। तो ये दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में बताया गया है कि एक अफगानिस्तान पे एक बहुत बड़ा कहर टूटा है। जो ये भूकंप की स्थिति बनी है, उससे अफगानिस्तान का देश जो है वो पूरी तरह से हिल गया है। वहाँ अभी भी लोगों को बताया जा रहा है कि अभी संख्या बढ़ ही सकती है, कोई निश्चित आंकड़ा हम नहीं दे रहे हैं। तो ये दैनिक भास्कर में थी, शायद अन्य अखबारों में नहीं है इस खबर को। अब भूकंप को लेकर खबर दी गई है हर अखबार में, एक कहीं ना कहीं एक साइड में दिया गया है। लेकिन दैनिक भास्कर में इसे फ्रंट पेज में बताया गया है। वहीं अगली खबर बात कर लेते हैं हम हमारी अगली खबर की। तो स्पोर्ट्स की हमारी खबर है। आपको बता दें कि जो वनडे वर्ल्ड कप चल रहा है उस पर भारत ने एक जीत अपने नाम कर ली है। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच जो मैच था उसमें 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया को भारत ने हरा दिया है। हालांकि जो शुरुआत हुई थी वो ऐसा लग रहा था कि भारत का प्रदर्शन अच्छा नहीं होगा, लेकिन फिर विराट कोहली ने 85 रन बनाए और जडेजा ने 3 विकेट भी झटके। साथ ही में केएल राहुल मैन ऑफ द मैच बन गए। आपको बता दें कि कोहली और राहुल के बीच की जो साझेदारी थी उसने चौथे विकेट के लिए 165 रन की पार्टनरशिप कर भारत को जीत दिलाई है। तो ये एक बड़ी जीत रही है। वहीं आपको बता दें कि जो एशियन गेम्स हैं उनका इतने दिनों बाद अब समापन हो गया है और इस पर एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया चीन के हांगझोऊ में। और साथ ही में इसमें आपको बता दें कि 45 देशों के 12,407 एथलीट ने हांगझोऊ में पार्टिसिपेट किया था। 40 तरह के गेम्स थे। और आपको बता दें कि जो कोविड-19 था उस वजह से इस कार्यक्रम को 1 साल के लिए टाल दिया गया था, जिसके बाद ये कार्यक्रम रखा गया। इसमें अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो चीन ने बाजी मार ली है। चीन पहले नंबर पर है। सबसे ज़्यादा इसने गोल्ड मेडल्स जीते हैं, जिसमें 201 मेडल्स जीते हैं, 111 रजत और 71 कांस्य। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत चौथे नंबर पर जीत हासिल की है। तो ये थी हमारी खबरें। अभी हम बात कर लेते हैं, एक वायरल वीडियो है जो हो रहा है, इसको लेकर स्टार समाचार ने भी इस खबर को लिया है, जिसमें दिखाया गया है कि दिव्यांगों को लंगड़ा लूड़ा कहा मंत्री ने और इससे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। जो मध्य प्रदेश के खंडवा में इन दिनों प्रदेश के जो वन मंत्री हैं विजय शाह, उनका एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने क्या कहा उसको हम अच्छे से जान लेते हैं। उन्होंने, जो वन मंत्री विजय शाह हैं, कहते दिख रहे हैं कि तुम तो भूत वाला आदमी मेरे जिम्मे कर दो और भूल जाओ भूत को, मुझसे बड़ा भूत कोई नहीं है। अब 2 ही काम करूंगा मैं चुनाव के बाद, अगर जिताओगे तो ठीक, नहीं तो मत जिताना। अब मैं मिलूंगा सिर्फ भूतों से और लंगड़े लूलों से। इसको लेकर जो दिव्यांग समूह है वो पूरी तरीके से गुस्से में है। उन्होंने कहा कि अगर आपको कोई ऐसा कहेगा तो आपको कैसा लगेगा। साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों की वकील साहब लिस्ट बनाओ जो लंगड़े लूले हैं, जिनको गाड़ी नहीं मिल रही और घर वालों से परेशान हैं, और ऐसे लंगड़े लूले जिन्हें तिरस्कार सहते रहते हैं और लोगों ने उनसे बात करना ही बंद कर दिया। वहीं कहा जा रहा है कि वायरल वीडियो को लेकर जो दिव्यांग अतिशक्ति सेवा समिति के अध्यक्ष विजय बिल्लोरे हैं, उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल मीडिया पर इसके जवाब में जारी किया है और उन्होंने कहा है कि दिव्यांगों के लिए इन्होंने जो अपशब्द ये जो कह रहे हैं जिसका वो भरपूर विरोध करते हैं। और वीडियो में विजय बिल्लोरे ने वन मंत्री को चिताया कि सुनिए, अपमानित किया है और इस अपमान का बदला हम ज़रूर लेंगे। दिव्यांग अधिनियम 2016 के अंतर्गत एक आपकी एफआईआर ज़रूर कराई जाएगी। तो मंत्री हो तो क्या हुआ, क्या मंत्री पर एफआईआर नहीं करवाई जाती है, बात सामने आ रही है। जी, कार्टून की हम हमारे कार्यक्रम का आखिरी छोर जो होता है वो कार्टून होता है।
तो कार्टून आज क्रिकेट पर दर्शाया गया है, दैनिक भास्कर में है कि कहा जा रहा कि जो हमारा कार्टून है उसमें कहते हैं कि भारत के सभी बॉलरों ने लिए विकेट, इसे कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये मंसूर जी जो हैं वो कार्टून दिए हैं, तो मतलब हमारा जो भारत का मैच था वो सबके साथ के साथ ही इतना विकास हुआ है, चाहे वो हमारे बॉलर हों चाहे बैटर हों, सभी के साथ मिलने के कारण ही आज इतनी बड़ी जीत हुई है। एक तरह से कहा जाता है कि 1987 के मैच का आज जो टीम इंडिया है वो 2023 में पूरी तरह से बदला ले ली है। टीम इंडिया ने 1987 में 1 रन से हार हुई थी, जो अब 2023 में ऑस्ट्रेलिया को एक लंबी हार दी है, उसमें 6 विकेट से टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। तो इस तरह की हमारी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए विंध्यफस्ट के खास प्रोग्राम मीडिया स्कैन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।